हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भवदीप चौधरी, जो कि हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। एंड भवदीप ने बोर्ड्स में स्कोर किए थे 95%। तो आज हम भवदीप से स्ट्रेटेजी जानेंगे कि प्री बोर्ड में 40% स्कोर करके 95% तक लास्ट के 2.5 से 3 महीने में कैसे इन्होंने तैयारी की। एंड आप में से आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो पहले कुछ नहीं पढ़े होंगे बट अभी अच्छा स्कोर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। भवदीप से हम सारी इनसाइट्स जानेंगे एंड बिल्कुल आपको समझ में आने वाली जो माइंडसेट है, जो लैंग्वेज है, वो हम लोग यूज़ करते हुए चलेंगे। सो भवदीप, बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुमने टाइम निकाला, क्योंकि अभी तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, वो छोड़ करके तू बीच में आकर के इंटरव्यू दे रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी और जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से भी। एक बार बहुत ज़्यादा इंट्रो मैंने दे दिया तेरा, थोड़ा सा एक बार फटाफट अपना इंट्रो दे दे जो तू अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं। Okay. Hello everyone, my name is Bhavdeep and I am from Sikar, Rajasthan. Currently I am pursuing BCom Honors in Hansraj College and अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं सेमेस्टर 1 के। लेकिन सर ने मुझे बुलाया इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं सर के पास हूँ अभी। यार मतलब ये आ गया कि यार बच्चों को बताना है, जो इसके टाइप के बच्चे हैं ना, जो 40% प्री बोर्ड में लाए एंड जिनको आगे अच्छा करना है, तो उनको इंस्पायर करने के लिए भवदीप आ गया है। सो भवदीप, क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास? क्लास 12 में मेरे पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश था। अच्छा, तो आप बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम थी आपके पास क्लास 12 में। सो इस इंटरव्यू में हम एक एक करके सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएंगे कि किस सब्जेक्ट की तैयारी तूने कैसे की लास्ट में, जिससे तू 2-2.5 महीने में 95% तक पहुंच गया। पहले कितने थे प्री बोर्ड में? 40% थे। सो पहले कौन सा सब्जेक्ट चूज करने जो तेरा बेस्ट सब्जेक्ट हो? अकाउंटेंसी। सो चल भाई, अकाउंटेंसी तूने कैसे तैयार की ये बता दो। अकाउंटेंसी के लिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया था अकाउंटेंसी के लिए। मतलब जब 12th चालू हुई थी ना, तब से मैंने पढ़ा था। अकाउंटेंसी में बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, आपके फार्मूलाज वगैरह, ऑल द स्टफ जो एकदम बेसिक कोर होता है ना अकाउंटेंसी का, वो काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको अकाउंटेंसी में काफ़ी अच्छा नंबर लाने हो तो। उसके साथ PYQs की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और टाइमिंग के अंदर पेपर करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं अकाउंटेंसी के अंदर तो। अच्छा, तो मतलब अकाउंटेंसी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो तू शुरू से ही पढ़ता है जब क्लास 12 स्टार्ट हुई थी? स्टार्टिंग से। तो लास्ट के 2-2.5 महीने में तूने क्या किया था अकाउंटेंसी में, फोकस लास्ट के 2-2.5 महीने में? लास्ट के 2 महीने में मैंने अकाउंटेंसी के लिए खाली PYQs किए थे और 3 आवर्स की पूरी सीटिंग की थी एग्जाम्स लिखने के लिए। तो उससे मेरे को एक आइडिया मिल गया था कि मैं पेपर पूरा टाइम में कर पाऊंगा। बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है पूरी, बिल्कुल भी। और बात करें नोट्स की, वो तूने खुद से बनाए थे या NCERT में ही पढ़ाई की थी, कैसे किए थे? नोट्स तो मैंने खुद ही बनाए थे। जो हमारे सर थे कोचिंग वाले, उनका नाम लेना चाहूँगा मैं, शैलेश सर थे जो, तो उनके नोट्स ही मैंने यूज़ किए थे अकाउंटेंसी के लिए। तो बाकी TS ग्रेवाल जो बुक थी उसके PYQs मैंने किए थे। ये मेरा रिसोर्स मटेरियल था अकाउंटेंसी के लिए। अच्छा, उसके बाद जो मॉक टेस्ट एक बार बैठ के 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का जो पेपर होता है, तो क्या तूने वो भी सोल्व किए थे कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, 3 घंटे में अकाउंटेंसी का पूरा पेपर सोल्व करने वाला हूँ? हाँ, बिफोर एग्जाम्स, अगर एग्जाम्स के मतलब 10-15 दिन पहले मैंने हर दिन एक PYQs किया था। मतलब एक पेपर मैंने हर दिन किया था 3 आवर्स की सीटिंग के साथ। एग्जैक्ट टाइमिंग जो बोर्ड का होता है उस टाइमिंग पे, और 9:30 to 12:30 आई थिंक टाइमिंग था उस टाइम पे। तो वो मैंने हर पेपर किए थे उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। ठीक है। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। चल इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूँ। इकोनॉमिक्स शुरू से पढ़ा था? नहीं, तो इकोनॉमिक्स मैंने लास्ट के 2 महीने पढ़ा था, पूरा जो पढ़ा था उसके लिए। तो लास्ट के 2 महीने में शुरू में कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, मतलब जो स्कूल में चलता था ना वही पढ़ा था। मतलब क्यों नहीं पढ़ा यार? मतलब तूने अगर अकाउंटेंसी पहले से तैयार कर ली? अकाउंटेंसी मेरे को काफ़ी पसंद था, लेकिन इकोनॉमिक्स मेरे को पसंद था नहीं, तो मैंने नहीं किया। तो फिर स्टार्टिंग से मतलब नहीं किया तो नहीं किया कोई रीज़न तो कोई नहीं है, पर नहीं किया लेकिन ऐसे। अच्छा, तो फिर लास्ट में यार ऐसा तूने 2-2.5 महीने में क्या किया कि इकोनॉमिक्स में तेरे 97? हाँ, 96 मार्क्स आ गए। तो भाई ये स्ट्रेटजी बता दे फटाफट। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 1 शॉट वीडियोस देखनी है अगर आप मेरे जैसे सिचुएशन में हो कि लास्ट के 2 महीने आपको पढ़ना है अभी, तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स कवर करना है। हाँ, पूरा सिर्फ क्लासेस अटेंड किए हैं, पता है कि कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर है, बस इतना पता आपको अगर, और उससे आगे कुछ नहीं पता तो काफ़ी पता है आपको। तो आपको खाली PYQs की एनालिसिस करनी है पहले तो, कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स के अंदर, तो वो टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। उससे भी पहले आपको सिलेबस पूरा करना है अपना।
और उसके लिए आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है जो आपकी अराउंड 1 to 2 आवर्स की एक वीडियो होती है, तो आप अराउंड 5-6 दिन में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो इकोनॉमिक्स का वन शॉट में। वन शॉट में। ठीक है। हाँ। तो वो वीडियो देख के कुछ लिखना है या हाँ, उनकी नोट्स बनानी है आपको, वन शॉट की नोट्स बनानी है और उसका रिवीजन करना है रोज। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी? एनसीईआरटी का ही मतलब टाइप ऑफ। अच्छा, मतलब एनसीईआरटी भी पढ़ लो, वन शॉट भी देख लो, या। फटाफट तो 10। वन शॉट में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बेसिकली वो। अच्छा, तो वन शॉट प्लस एनसीईआरटी एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। सो इकोनॉमिक्स में ये करना है, साथ ही साथ अपने नोट्स तूने बनाए हाँ, खुद बनाए थे नोट्स। थे। तो नोट्स का रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। 12th के अंदर रिवीजन का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ से आपके मार्क्स नहीं आने वाले। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन रिवीजन आपने नहीं किया अगर, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे किया तूने? पीवाईक्यूज मैंने डाउनलोड किए थे सीबीएसई की वेबसाइट से, और वहाँ से फिर मैंने उनको एनालाइज किया। एनालाइज ऐसे किया कि मैंने, मान लो फर्स्ट चैप्टर है तो उसके मैंने सारे पीवाईक्यूज निकाल लिए और उनको मैंने लिख लिया बुक में कि ये टॉपिक्स है। फिर अगर हर बार वो रिपीट हो रहे हैं ना, तो उनके आगे स्टार मार्क लगा दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो मैंने पहले करना ही है। तो इस टाइप से मैंने किया था एनालिसिस। अब तू ये सोच यार कि तेरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तेरे को ऐसा करा हुआ मिल जाए कि ये वाला क्वेश्चन 5 बार आया है, 10 बार आया है, तो वो कितना ईजी होगा बच्चों के लिए? काफ़ी टाइम बच जाएगा सर, काफ़ी टाइम बच जाएगा। सो ऐसा हम ड्यूबडी ऐप में आपके लिए कर रहे हैं कि सीबीएसई में आपके सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्लस पूरा जो एक पेपर होता है वो ड्यूबडी ऐप में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको जरूर चेक कर लेना, ताकि भवदीप की तरह मतलब आप लोगों को एक एक पेपर के थ्रू ना जाना पड़े, फिर एनालाइज करना, स्टार लगाना, नोटबुक बनानी। आई थिंक आधा टाइम तुम्हारा उसी में बच जाएगा। तो तुम एनालिसिस का पार्ट हम पे छोड़ दो, आगे क्या पढ़ाई की उस पर फोकस करना। तो एनालिसिस हो गया, वन शॉट देख के नोट्स बना लिए। बिल्कुल। उसके बाद क्या तूने वो इकोनॉमिक्स में भी अकाउंट्स की तरह 3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर देना, मॉक टेस्ट? सारे सब्जेक्ट जो मेरे 12th के अंदर थे, 5 सब्जेक्ट, सब में मैंने यही किया था कि उनके अगर 10 दिन पहले एग्जाम के 10 दिन पहले जो छुट्टियां होती हैं, हाँ, जो छुट्टी होती है एग्जाम की, हाँ, तो उसमें मैंने सारे किए थे 3 आवर्स की सीटिंग के साथ। और साथ में रिवीजन तो किया ही था मैंने। मान लो आज एक पेपर किया तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आए, उनके जो टॉपिक्स थे उनका रिवाइज किया पूरा, मतलब स्टार्टिंग से टॉपिक्स को, और जो आ गए उनका एक बार रिवीजन किया था बस। और कोई अलग से लोग ऐसी नोटबुक भी बना लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हार्ड है, नहीं हो रहा है, इसको अलग से लिख लेता हूँ, दोबारा पढ़ूंगा। मैंने ये किया था, मतलब एक जगह अलग से नोट हाँ, कर बिल्कुल बिल्कुल, एक नोट्स बनाई थी मैंने। ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज। बहुत मतलब खुशी आ रही है तेरे चेहरे में। गलती से ज़्यादा मार्क्स आ गए थे क्या? ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट मेरे को ठीक ठाक लगता था ये भी। कितने मार्क्स स्कोर किए? 96। तो भाई बिजनेस स्टडीज़ का बता तो बिजनेस स्टडीज़ में एक ही आपके पास रामबाण है, वो है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। बहुत सारी बुक्स है मार्केट के अंदर, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज तो करने हैं, लेकिन बाकी जो बुक्स है ना वो आपको नहीं करनी है। एनसीईआरटी पे स्टिक रहना आपको, क्योंकि जो सारा पेपर बनता है एनसीईआरटी में से ही बनता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी, वन शॉट? हाँ, वन शॉट वीडियोस देख लीजिए पहले तो, फिर उनको एनालाइज करके नोट्स बना लीजिए। और उनमें भी बिजनेस स्टडीज में इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपकी हेडिंग होती है ना वो आपको याद करनी है। हर चैप्टर में हर टॉपिक्स होते हैं, उनकी हेडिंग याद कर लेनी है। उनके कीवर्ड्स होते हैं कुछ, 1 या 2 कीवर्ड होते हैं हर हेडिंग के अंदर, तो वो कीवर्ड करने हैं बस। पूरा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, पूरा याद होगा भी नहीं, खाली हेडिंग याद कर लीजिए, उसका कीवर्ड याद कर लीजिए। ठीक है, जब अभी पढ़ रहे हो। हाँ। और यार ये जितनी भी वन शॉट वगैरह हैं, जो भी मटेरियल इसने यूज़ किया था, काम करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। खुद से वन शॉट भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, एक चैप्टर का इससे उठा लिया, एक चैप्टर का उससे उठा लिया। एंड नेक्स्ट इंग्लिश। या इंग्लिश में थोड़े से कम मार्क्स बने थे तेरे। हाँ। कितने बने थे? अराउंड 87 थे मेरे। 87 बने थे। एंड अकाउंटेंसी का हम पहले बताना भूल गए, उसके अंदर 97 मार्क्स स्कोर किए थे। तो इंग्लिश में शुरू से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं, लास्ट के अराउंड 1 मंथ में पढ़ा था जो पढ़ा था। तो भाई वो भी बता दे, क्योंकि 87 भी ठीक ठाक है, मेरे भी 88 आए थे। इंग्लिश में 95 क्रॉस करना तो मेरे हिसाब से बहुत, मतलब राइटिंग बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे की? इंग्लिश के अंदर सबसे पहले जो विस्तास और फ्लेमिंगो दो बुक है ना जो, तो उनके पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मतलब क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, उनको करना है पहले आपको। ठीक है। और जो चैप्टर होते हैं उनके आपको वन शॉट देखना ही है, उसकी नोट्स बना लेनी है। चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं
लाइक बिजनेस स्टडीज इंग्लिश में भी कीवर्ड्स होते हैं। चैप्टर का मतलब राइटर कौन है, कि इसमें फिर की थिंग्स कौन सी हैं, जो पहले जो चीज़ हुई एक स्टोरी लाइन बन जाती है ना पूरी, तो स्टोरी लाइन आपको खाली याद रखनी है बस, माइंड में बन जानी हाँ, चाहिए वो कि इस इंग्लिश चैप्टर में कुछ, है क्या ये। हाँ इंग्लिश में वो भी थोड़ी बहुत हाँ। अभी लिख सको। हाँ हाँ तो अब यही करना है आपको हर चैप्टर के लिए, बस इंग्लिश में तो यही होगा। ठीक। बाकी पैसेज वाला पार्ट तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप अगर हर रोज एक पेपर करते हो, खाली पैसेज करते हो हर रोज एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, हाँ, लास्ट के 2 महीने में अगर, तो अराउंड 60 पैसेज आपके हो जाएंगे, काफ़ी रहेंगे वो। और रोज का अगर लेटर लिखते हो आप, लेटर या फिर जो नोटिस राइटिंग होती है उनकी प्रैक्टिस भी करोगे तो काफ़ी रहेगा वो। सो पैसेज हम ऐप में डाल देंगे आपके लिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। डेली आप राइटिंग का भी डाल देना आप। राइटिंग का भी डाल देंगे, तो वो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ पहली बार जब एक बिल्कुल अनसीन पैसेज आप डील कर रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता, वैसे ही घबरा जाते हो कि ये तो नई चीज़ है। बट 60 पेपर सोल्व कर लोगे, 60 बार नई चीज़ आएगी, तो नई चीज़ भी नई नहीं लगेगी ना, ये लगेगा कि मैं घर में बैठ के ही अनसीन पैसेज दे रहा हूँ। राइटिंग सेक्शन की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़रूरी है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है? नोटिस वगैरह, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, देन लेटर राइटिंग वगैरह। ठीक है, लेटर राइटिंग एंड ये, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस अभी से करनी जरूरी पड़ेगी। करनी है। अभी हम आ जाते हैं बिल्कुल ये टाइम पे कि ठीक है पीआई क्यू एनालिसिस कर लिया, नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, ये वो, फिर से जो लास्ट में तू बता रहा था कि मैंने बिल्कुल बैठ के 3 घंटे लगा लगा के एक एक सब्जेक्ट के मैंने पेपर्स सोल्व किए थे। हाँ। पहले तो उन पेपर्स के अंदर क्या सिर्फ मॉक टेस्ट थे, या फिर मॉक टेस्ट मैं बोल रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर टेस्ट नहीं है, जो अदर मार्केट में मिलते हैं सैम्पल पेपर, तो वो सोल्व किए थे, आप पीआईक्यूज भी किए थे? क्या क्या सोल्व किया था? तो अराउंड मेरे पेपर में 15 दिन का गैप था, अराउंड 15 दिन का था गैप में। हाँ 12 से 15 दिन थे। अच्छा। तो पहले 5 या 6 दिन जो थे ना, स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने रिवीजन किया था पहले तो, फिर 3-4 दिन मैंने पीवाईक्यूज किए, अराउंड 5-6 पेपर कर लिए थे उसमें, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बैठ ईमानदारी के से 3 आवर की सीटिंग के साथ। ऐसे नहीं मम्मी ने बुला लिया तो नहीं ऐसे नहीं वो टाइमिंग पेपर का ही होता था उस टाइम पे एकदम। अच्छा 9:30 to 12:30। अच्छा, मतलब टाइम भी वही था, ताकि ये नहीं है कि सुबह सुबह जल्दी उठ के दे दिया 4 बजे से 7 बजे तक, रात को दे दिया 12 नहीं ऐसे कुछ नहीं, वही टाइमिंग था माइंड को। और अगर 9 बजे से 9:30 पे पेपर मिलता है ना, पेपर हमको 9:30 पे मैंने स्टार्ट किया था एकदम, ताकि माइंड को भी आदत पड़ जाए ना। क्लॉक रख के साथ में, तो बीच में उठ के नहीं भागता था? नहीं बिल्कुल नहीं। चल ऐसे करके तूने पेपर दिया। हाँ। अब पेपर में कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तेरे को? जो क्वेश्चन नहीं आए उनको मैंने मार्क कर लिया था, और जैसे पेपर खत्म हुआ ना तो शाम को उन क्वेश्चन को मैं रिवीजन करता था, फिर उस क्वेश्चन को ही नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना सबको रिवीजन करता था मैं। अच्छा, तो उनको तू रिवाइज कर लेता था, अलग से लिख लेता था, 1-2 बार प्रैक्टिस, मतलब उस पर ज्यादा फोकस डाल लिया। तो ऐसे क्या हुआ कि जो पीवाईक्यूज होते हैं ना तो वो रिपीट होते होते बार बार, तो जो क्वेश्चन मेरे को एक बार नहीं आया उसको मैंने एक बार अगर देख लिया ना, तो अगली बार अगर वो आएगा किसी और फॉर्म में आएगा तो मेरे को एक आइडिया बैठ जाएगा ठीक है कि ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। ठीक है, तो ऐसे करके तूने पूरा टाइम फ्रेम के हिसाब से उनको सोल्व किया। अब जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो टाइम में स्टार्टिंग में तू कंप्लीट कर पा रहा था? लगभग 3 घंटे होते हैं, उनके अंदर पूरा कर ले रहा था? अकाउंटेंसी का जो था वो मैं नहीं कर पा रहा था, और इंग्लिश का मैं नहीं कर पा रहा था। अच्छा। पर मैंने हैबिट बनाई फिर अकाउंटेंसी और इंग्लिश का पूरा करने की, बाकी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में कर पा रहा था टाइम पे। और एक ये चीज़ होती है ना कि पहले बड़े क्वेश्चन करें, छोटे क्वेश्चन करें, तो ये मतलब प्रैक्टिस करके आई, या फिर कुछ मतलब ऐसा था कि सब लोग एक ही चीज़ फॉलो करते हैं? खुद का आपने को देखना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने अकाउंटेंसी में अलग पैटर्न फॉलो किया। अब सब लोग, पूरी क्लास थी जो 30 स्टूडेंट्स की, सब स्टार्टिंग से चालू करते थे, सेक्शन ए से, फिर बी और देन सी और देन डी। तो मैंने उल्टा चालू किया था। अच्छा। पहले मैंने ए से डी चालू किया, मेरा नहीं हुआ पेपर, फिर मैंने इसको 3-4 बार और किया, फिर भी नहीं हुआ पेपर, मैंने देन उल्टा चालू करना चालू किया। बड़े क्वेश्चन पहले? बड़े नहीं, तो अलग अलग सेक्शन वाले होते थे वो। अच्छा, बड़े नहीं होते थे, मतलब अलग सेक्शन, वो बुक अलग थी ना एक। अकाउंटेंसी में अलग होता है सिस्टम, हमारे में होता है 3 सेक्शन में एक बुक थी, 2 बुक थी, और एक सेक्शन में अलग बुक थी, तीसरी बुक। अच्छा। तो यार वो आपको देखना पड़ेगा, जब बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें। तो पहले मैंने सेक्शन डी किया, देन फिर मैं उल्टा चालू किया।
DCBA। हाँ, क्योंकि बहुत लोग है ना, पहले 20 क्वेश्चन होते हैं MCQs, बहुत लोग उस पर टाइम लगा देते हैं बहुत सारा, हाँ हाँ। और मैंने वो नहीं किया। मैंने MCQs के लिए लास्ट के 20 मिनट या फिर 25 मिनट रखे थे लास्ट के अच्छा अच्छा। करने के लिए MCQs। और बाकी सब्जेक्ट्स का बाकी सब्जेक्ट का यही था आई थिंक। मतलब बेसिकली खुद हाँ, एक बार तुम खुद को एनालाइज करना सीधा है दे के देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी बार उल्टा दे के देख लो, वो भी नहीं हो रहा है तो और बदल बदल के दे के देख लो। मतलब टाइम में तुम्हें करना है यार, और नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी पहले से। अकाउंटेंसी की तो काफ़ी ज़रूरी है प्रैक्टिस। और अकाउंटेंसी में एक और टिप्स है कि सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आप स्टार्टिंग में चालू करोगे ना, उसमें पता है क्या है सर, हर चीज़ में न्यूमरोलॉजी आती है, न्यूमेरिक्स आते ही आते हैं। तो 3 जीरो लगाने, कभी 1 जीरो लग गया, अच्छा 1 जीरो हट गया, तो पूरा आंसर फिर गलत हो जाता है वो। तो एक छोटी सी मिस्टेक से पूरे आपके 10-12 नंबर ऐसे चले जाते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक, इतनी कैलकुलेशन होती है ना अकाउंटेंसी पेपर में, प्लस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हाँ, तो बहुत सारी दिक्कत होती है उसमें। प्रैक्टिस अभी से करनी अभी से पड़ेगी करनी यार। पड़ेगी आपको। करो PYQs की कर लो। बहुत लोग का सर ये होता है कि अकाउंटेंसी में सबको बेसिक सबको आते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन करते हैं ना तो उनके आंसर नहीं आते, एकदम बैलेंस शीट मैच नहीं होती। तो उसका एक ही रीजन है, सिली मिस्टेक सारी। और अगर इसी पे मैं आगे पूछूं कि चलो यार नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हुआ लास्ट में जाके, बट बीच में हम ये सुनते हैं कि स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं, हाँ, मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं आता तो छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के नहीं आना है, करके आपको पूरा आना है। स्टेप्स कुछ कुछ हाँ, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो पूरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 1-2 ही कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे आपके मार्क्स, अच्छा। बाकी आपको मिल जाएंगे मार्क्स। दूसरे सब्जेक्ट में भी भाई सेम ही चीज़ हाँ, है same कि ही चीज़ नहीं आ रहा कोई आंसर, नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो रेदर देन कि आप उसको पूरा ही छोड़ दो, कुछ जो आता है यार आसपास का वो लिख दो। एंड उसमें क्या होता है कि टीचर को ना एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि हाँ, क्योंकि टीचर वहाँ जो चेक करने बैठे होते हैं वो मार्क्स देने के लिए बैठे होते हैं, काटने के लिए नहीं बैठे होते। तो तुम थोड़ा सा भी लिखोगे ना तो उनको हो जाता है कि यार चल 2-3 नंबर 4 नंबर दे ही देते हैं। या फिर अगर शुरू में तुम लोगों ने अच्छे से प्रेजेंटेशन करी है, मतलब 7-8 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अच्छे से कर दिए, तो उसके बाद वाले थोड़ा बहुत तुम कुछ भी लिख दोगे तो चेक ज़्यादा नहीं होता है। हाँ। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था कि स्टार्टिंग में ये करते हैं। राइटिंग कैसी थी यार तेरी? राइटिंग सर एवरेज, मीडियम, एवरेज थी। हाँ। तो तुम लोग जो लोग जिन लोगों की राइटिंग एवरेज है, तो लास्ट में अभी बिल्कुल ये प्रैक्टिस करो बस, मतलब प्रैक्टिस करो, Practice जैसी करनी है जरूरी वैसी ही रहेगी, उसी को Practice साफ करो। सुथरा लिखने की कोशिश करो। सर मेरे दोस्त जो है, हाँ। मतलब जो टॉपर्स थे क्लास के अंदर, उनके प्री बोर्ड में 80 में से 80 आते थे अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में नहीं, बाकी सब्जेक्ट में, इंग्लिश वगैरह में उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही बढ़िया थी, पर बोर्ड में उनके नहीं आए मार्क्स। तो अब एक और सब्जेक्ट बच गया फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कैसे की थी? तो फिजिकल एजुकेशन में 1 शॉट वीडियोस देखने हैं हमको पहले, और देन CBSE की एक खुद की बुक आती है, CBSE की नहीं, NCERT खुद की बुक आती है एक फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो उसमें पीछे ना क्वेश्चन ही होते हैं बहुत सारे, तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, तो 70 में से हमारे 65 प्लस तो ऐसे आ जाएंगे। अच्छा। प्लस PYQs आपका एनालिसिस करना है। PYQs आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत पड़ी हैं PYQs की। PYQs तो DUBD ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जा करके उनको सोल्व कर लेना, एक बार लिख के देख लेना। हालांकि फिजिकल एजुकेशन आपके परसेंटेज को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक मेन सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए तो टॉप 5 जुड़ते हैं, उसमें फिजिकल एजुकेशन जुड़ जाता है, तो आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है फिजिकल एजुकेशन प्ले करता है। सो यार कुछ ऐसी चीज़ें 5 चीज़ें हम हर किसी से पूछते हैं जो अभी 12th में हैं एंड जो बिल्कुल तेरे जैसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी से उनको रेगुलरली करनी चाहिए, तो वो फिर बाद में भी तेरे जैसे हो जाएंगे, मतलब हिंदू, हंसराज, स्टीफन, SRCC में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी 5 चीज़ें बता दे यार तू, 5 डूज फॉर देम। ठीक है, तो रोज 5-6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप तो अपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देन सेकंड पार्ट इज रिवीजन, आपको करना ही करना है। जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ते चले जाओगे, तो सब कुछ भूल जाओगे आप। तो रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। प्लस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। मैंने पर्सनली यही किया था कि नोट्स में न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलाज थे तो वो मैंने लिख लिए थे और उस पर उसको चिपका दिया था फिर। तो रोज़ मैं उसको एक बार देखता था ना, मेरे को याद होता था वो। ठीक है। तो ये आपको काफ़ी मतलब ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ेगी। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, इंस्टा वगैरह देख लीजिए 1-2 घंटा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देखना फिर ना। कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है। वैसे भी तो अब 6-7 महीने तो कुछ पढ़ा नहीं आपने, तो अब तो 2-3 महीने जो मतलब बाकी है उसमें आप पढ़ लीजिए ढंग से, कंसिस्टेंसी से। सो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा भवदीप के साथ था, काफ़ी मज़ा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा एंड बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होने वाले हैं एंड बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने वाले हैं, भले ही अभी तक कुछ भी नहीं किया हो। यार कोई भी कर सकता है यार, मतलब यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। हम स्टार्ट करने में ही इतना लेट कर चुके हैं, बट अब भी स्टार्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए। एंड मैंने भी किया था, भवदीप ने भी ऐसा किया एंड हर साल काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हो।
स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पुट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो जहाँ पे भवदीप आपके साथ कनेक्टेड रहेगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम वहाँ पे भी आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताना, लाइक करना। CVT की तैयारी कैसे की थी वो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है इसी इंटरव्यू का भवदीप के साथ, तो उसको हम अलग से कवर करने वाले हैं। एंड आप लोग कितने एक्साइटेड हो उसको लेकर के वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। और ड्यूबडी ऐप पे आपके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी, भले ही आपके CVT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, CBSE के हों, चैप्टर वाइज एनालिसिस हो, हर एक चीज़ मिलने वाली है, नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो डाउनलोड, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको यूज़ करके। एंड मिलते हैं भवदीप के साथ सेकेंड पार्ट में। थैंक यू भवदीप। थैंक यू सर।